नमस्कार दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौसम विज्ञान यानी मीटेरोलॉजी की इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। आसमान की उन अदृश्य ऊंचाइयों से लेकर नीचे हमारी जमीन की मिट्टी तक हम हर उस तत्व को समझेंगे जो हमारे पर्यावरण और खेती किसानी की पूरी बुनियाद तय करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप आज के हमारे मुख्य बिंदु देख सकते हैं। हम बात करेंगे मौसम और जलवायु के अंतर की, वायुमंडल की परतों की, मौसम तय करने वाले कारकों की, और साथ ही समझेंगे बादलों, मानसून, हमारे कृषि जलवायु क्षेत्रों और इन सबको मापने वाले खास उपकरणों को। तो ये है हमारा आज का पूरा सफर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसम बनाम जलवायु की। ये मौसम विज्ञान की बिल्कुल नींव है और सच कहूं तो यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो आइए इस बुनियादी अंतर को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मौसम और जलवायु को एक ही समझ लेते हैं, राइट? लेकिन इनमें दिन और रात का फर्क है। देखिए, मौसम किसी जगह की शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक स्थिति है, जैसे आज धूप है या बारिश हो रही है। वहीं जलवायु या क्लाइमेट किसी जगह के 31 से 33 सालों के मौसम का एक लंबा एवरेज होता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में मौसम विज्ञान की शुरुआत D.N. वालिया ने की थी और हमारे भारत में ये काम डॉक्टर L.A. रामदास ने किया। और हाँ, अगर हम जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो इसके जनक कोपेन माने जाते हैं। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है। हवा और मिट्टी दोनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए। हमारे वायुमंडल में ये सिर्फ 0.03% है, लेकिन मिट्टी के अंदर वहां इसकी सांद्रता 8 से 10 गुना ज्यादा है। जी हाँ, करीब 0.25 से 0.30% तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि कृषि विज्ञान और पौधों की जड़ों के विकास के लिए ये फैक्ट एक बहुत बड़ी कुंजी है। चलिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और वायुमंडल की परतों की बात करते हैं। अब हम उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे जहां असल में मौसम जन्म लेता है। तो जैसे ही हम सतह से ऊपर जाते हैं, सबसे पहले आता है शोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ये 0 से 18 किलोमीटर तक है। सबसे कमाल की बात बताऊं, हमारे वायुमंडल का 85% वजन और रोजमर्रा की बारिश, आंधी, तूफान जैसी सारी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, जहां हमें यूवी किरणों से बचाने वाली ओजोन लेयर मिलती है। फिर आता है मध्य मंडल, जहां तापमान तेजी से गिरता है, और 80 किलोमीटर के पार है तापमंडल, जिसके आयन मंडल की वजह से ही हमारे रेडियो और कम्युनिकेशंस काम कर पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों पर हमेशा ठंड क्यों होती है? इसका जवाब है लैप्स रेट या ह्रास दर। आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तापमान गिरने लगता है। नॉर्मली हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। लेकिन एक कैच है, अगर हवा बिल्कुल सूखी या शुष्क हो तो ये गिरावट और भी तेज हो जाती है, सीधे 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अब वायुमंडल की इन गहराइयों से वापस लौटते हैं और बात करते हैं मौसम के उन प्रमुख घटकों की, जैसे सूर्य, हवा और नमी, जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की खेती किसानी को कंट्रोल करते हैं। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसे सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक कहते हैं। सोचिए, सूरज वो इकलौता महा इंजन है जो हमारी धरती की हर छोटी बड़ी मौसमी गतिविधि को चलाता है, और ऊर्जा की बिल्कुल यही वो सटीक मात्रा है जो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत पर लगातार पहुंचती रहती है। ये वाकई में गजब का संतुलन है। अच्छा, जब ये धूप धरती पर पड़ती है तो क्या होता है? अलग अलग सतहें इसे अलग अलग तरीके से वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसे एल्बीडो कहा जाता है। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एकदम सफेद बर्फ 94% रोशनी वापस उछाल देती है, जबकि काला चारकोल सिर्फ 4% ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब सोख लेता है। अगर हम खेती के नजरिए से बात करें तो एक हरे भरे धान के खेत का एल्बिडो करीब 12% के आसपास होता है। हवाओं की बात करें तो हवा जिस तरफ से आ रही है उसे विंडवार्ड कहते हैं, और जिस तरफ जा रही है वो लीवार्ड है। सुनने में ये सिर्फ किताबी शब्द लग सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। गर्मियों में पश्चिम से आने वाली वो झुलसा देने वाली लू हो, या फिर सर्दियों में उत्तर से आने वाली सर्द शीत लहर, यही हवाएं तय करती हैं कि इस बार फसल का क्या होगा।
अब आते हैं नमी यानी ह्यूमिडिटी पर। इसे मापने के 3 तरीके हैं। हवा में नमी की असली मात्रा यानी निरपेक्ष आर्द्रता, वजन के हिसाब से विशिष्ट आर्द्रता और सबसे अहम सापेक्ष आर्द्रता, जिसे हम प्रतिशत में मापते हैं। फसलों के लिए 60 से 70% सापेक्ष आर्द्रता एकदम परफेक्ट होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये नमी और गर्मी दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो समझ लीजिए कि फसलों में फंगस या फफूंद वाली बीमारियां आग की तरह फैलने लगेंगी। तो अब बात करते हैं बादलों, बारिश और हमारे लाइफलाइन मानसून की। आइए देखते हैं कि जब हवा का दबाव और नमी आपस में मिलते हैं तो ये पूरा जल चक्र कैसे काम करता है। क्या आप जानते हैं कि एक रेनी डे और क्रॉप रेनी डे में क्या फ़र्क है? मौसम विभाग के हिसाब से तो अगर 2.5 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वो रेनी डे है। लेकिन भाई, खेती के लिए इतना पानी काफ़ी थोड़ी होता है। फसलों की प्यास बुझाने के लिए एक सच्चा क्रॉप रेनी डे में कम से कम 5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा की बारिश होनी चाहिए, तभी जाकर मिट्टी को असली फ़ायदा मिलता है। और कई बार जब प्रकृति हमारा साथ नहीं देती तो वहां विज्ञान एंट्री लेता है। क्या आपको पता है कि हम कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग भी कर सकते हैं? ठंडे बादलों के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं और गर्म बादलों के लिए साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का। सर्दियों में फसलों को पाले से बचाने के लिए 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड या खेत में धुआं किया जाता है। लेकिन इंसानी दखल का एक बुरा नतीजा भी है, एसिड रेन। प्रदूषण की वजह से जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो वो फसलों के लिए जहर बन जाता है। अब जरा भारत के बारिश के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हमारी खेती पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे है। इस चार्ट को देखिए, हमारी कुल बारिश का बम्पर 75% हिस्सा सिर्फ दक्षिण पश्चिम मॉनसून से आता है, जो 1 जून को एकदम टाइम पर केरल के रास्ते एंट्री लेता है। इसके अलावा 13% बारिश हमें लौटते हुए उत्तर पूर्व मॉनसून से मिलती है और बाकी बची 12% बारिश अन्य स्रोतों से आती है। इसी दौरान उत्तर भारत में एक बहुत ही खास तरह की बारिश होती है, जिसे मावट कहते हैं। ये सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। ये कोई आम बारिश नहीं है। रबी की फसलों जैसे गेहूं और चने के लिए यह बारिश इतनी कीमती है कि किसान इसे गोल्डन ड्रॉप्स यानी सोने की बूंदें कहते हैं, बिल्कुल अमृत के समान। चलिए अब रुख करते हैं हमारे कृषि जलवायु क्षेत्रों या एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की ओर। मौसम और बारिश के इन्हीं अलग अलग पैटर्न्स को देखते हुए हमारे देश को कई खास क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। वहीं हमारी कृषि अनुसंधान परिषद इसे और भी बारीकी से देखकर 127 जोन्स बताती है। एक उदाहरण लेते हैं, अकेले राजस्थान को ही 10 जोन्स में बांटा गया है, जिसका ज्यादातर हिस्सा देश के 14वें जोन यानी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आता है। और राजस्थान के अंदर ही देखिए, सबसे बड़ा जोन 1C है और सबसे छोटा 4B। हर इलाके की अपनी अलग ही कहानी है। आसमान और जलवायु की इतनी सारी बातों के बाद अब जमीन पर वापस आते हैं। सवाल ये है कि आखिर मौसम का ये सारा डेटा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? आइए वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी में चलते हैं। अपनी स्क्रीन पर इस लेआउट को ध्यान से देखिए। ये एक स्टैंडर्ड क्लास बी कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला है। इसका साइज बिल्कुल फिक्स होता है, 55 मीटर लंबी और 36 मीटर चौड़ी। इसमें हर एक उपकरण की जगह मिलीमीटर की सटीकता से तय होती है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। वो जो सफ़ेद रंग का बॉक्स आप देख रहे हैं ना, उसे स्टीवनसन स्क्रीन कहते हैं। इसके अंदर थर्मामीटर रखे होते हैं और इसका दरवाज़ा हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही खुलना चाहिए, ताकि उस पर गलती से भी सीधी धूप ना पड़े। बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है ये। इस वेधशाला के अंदर कमाल के उपकरण होते हैं। हवा की स्पीड जाननी हो, एनीमोमीटर का इस्तेमाल करें। हवा किस तरफ से आ रही है, इसके लिए विंड वेन है। वायुमंडल का प्रेशर मापने का काम बैरोमीटर करता है और हवा की नमी हाइग्रोमीटर बताता है। और हाँ, मिट्टी और पौधों से कितना पानी भाप बनकर उड़ रहा है, ये मापने के लिए लाइसीमीटर नाम का एक बहुत ही सेंसिटिव टूल होता है। इन सब की मदद से ही हमें मौसम की सटीक जानकारी मिल पाती है। अब इन सारी वैज्ञानिक बातों के बीच हमारे भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता मंडरा रही है, और वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसों द्वारा गर्मी को कैद कर लेने की इस प्रक्रिया में 60% हिस्सा तो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक कौन है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें।
ये गैसें गर्मी सोखने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। जरा सोचिए, 10,000 गुना। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। और इसी के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जिस तेजी से ये ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं और हमारे मॉनसून का मिजाज बदल रहा है, क्या हमारे ये सदियों पुराने कृषि जलवायु क्षेत्र कल की बदलती जलवायु का सामना कर पाएंगे? क्या हमारी खेती इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।